नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसजी के करंट अफेयर है, सारी जो है हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दिया है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कुछ चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देख करिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम के लिए हमारी जो क्विजेज हैं वो लगातार चल रही हैं और आज की क्विज को देख लेते हैं। इसमें ढेर सारे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। पहला प्रश्न, इस पहले प्रश्न में कहा गया कि हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू विकसित किया है। यानी फुगाकू नाम का एक सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया है। किस कंट्री के द्वारा किया गया है वो आपको देखना है। तो ये जापान है। इस प्रकार के नाम जो है वो जापान ही रखता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए। तो यहां आप देख सकते हैं रोहित शर्मा जी हैं। रोहित शर्मा का नाम सुन लेते हैं, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। किस राज्य के जनसंपर्क विभाग ने गलत और भ्रामक सूचनाओं पर अंकुश लगाने तथा जनता को सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए फैक्ट चेन नाम का एक पोर्टल शुरू किया है। ये कौन से राज्य का जनसंपर्क विभाग है, ये आपको देखना है। तो ये मध्य प्रदेश राज्य का है, जो कि इस प्रकार की गलत सूचनाओं को फैलने से रोकने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया, उसका वेन्यू आपको बताना है। तो इसका वेन्यू है हरियाणा में और इसका जो संस्करण है उसको भी याद रखिएगा, ये 10वें नंबर का है। इसके बाद 5th नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ल्ड स्लीप डे। नींद आजकल दुर्लभ हो गई है। हर मनुष्य कामयाबी चाहता है और इसके लिए लगातार वो काम करता है और उसके बाद जो टेंशन होती है उससे नींद नहीं आती, तो लोग नींद की गोलियां खाकर सोते हैं। ठीक, पहले का ये था कि मेहनत करने वाला इंसान जब रात में सो जाए तो उसको कोई उठा ले जाए तो भी पता नहीं चलता था, लेकिन आज के मेहनत करने वाले और ज़्यादा टेंशन में डूबे हुए हैं। तो इसीलिए आवश्यकता पड़ी वर्ल्ड स्लीप डे की। और यहाँ आप देखें कि मार्च का जो तीसरा शुक्रवार होता है, यानी 3rd फ्राइडे होता है, उस डेट पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। इसके बाद 6वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। मार्क रूट किस देश के प्रधानमंत्री लगातार 4थी बार बने। लगातार 4 बार पीएम बनना अपने आप में गौरव की बात है। तो ये नीदरलैंड के हैं और इनका नाम याद रखिएगा, मार्क रूट। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 7वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि स्वदेशी लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी L58, इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। देखिए, इसका नाम दे दिया है, लेकिन ये है क्या चीज वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये उल्टा भी पूछा जा सकता है। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है, ये एक समुद्री जहाज है जो कि भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है और इसका नाम ऑप्शन में दिया हो सकता है। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि स्वदेशी लैंडिंग क्राफ्ट, ये समुद्री जहाज है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है यूटिलिटी L58। L58 भी अगर आप याद रखते हैं तो पर्याप्त। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अभी जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है 2021 का एडिशन, उसमें दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। तो दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में जो आर्कटिक प्रदेश वाले देश हैं वो बाजी मार ले जाते हैं। उनके यहाँ जीवन शैली बेहतर है। हालांकि जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी जटिल होती हैं, उनकी ज़िंदगी हमारी जितनी आसान नहीं होती है। ठंडा प्रदेश है, वहाँ हर चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत का मतलब झंझटें पालनी पड़ती है। तो उसके बावजूद ये खुशहाल है। इनका जो तंत्र है वो काफ़ी अच्छा है, फिनलैंड। इसके बाद अगले वाले की ओर चलते हैं। हाँ, इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, इसको जारी कौन करता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसको जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। LIC ने अपने डिजिटल भुगतान को और ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए किस भुगतान कंपनी के साथ समझौता किया है। तो जो ऑनलाइन पेमेंट के प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें से पेटीएम काफ़ी ज़्यादा पहले से ही लोकप्रिय है। हालांकि अब फ़ोन पे और तरह तरह के और आ गए हैं जो कि बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पेटीएम के साथ LIC ने समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। यहाँ एक बुक का नाम है जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश है और इसके ऑथर का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो कहा गया कि हाउ इंडिया वोट्स, और इसका जो आगे का सेंटेंस है उसमें आप देख रहे हैं एंड व्हाट इज मीन्स, मतलब हाउ इंडिया वोट्स एंड व्हाट इज मीन्स। तो ये किताब किसने लिखी है। इसको लिखने वाले व्यक्ति हैं प्रदीप गुप्ता।
जो नई नई बुक लॉन्च होती हैं और थोड़ी चर्चा में रहती हैं उनके ऑथर्स का नाम देख लीजिएगा, ये सब करंट अफेयर में आता है। उपन्यास यानी नॉवेल वेयर अबाउट, ये किसकी रचना है? वेयर अबाउट्स ये उपन्यास का नाम है, तो इसको लिखने वाली झुम्पा लाहिड़ी हैं। ठीक, इनका नाम काफी अच्छा है तो आप याद कर सकते हैं, झुम्पा लाहिड़ी। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस देश ने ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? जो पाइन ऑयल होता है उसके आयात पे प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये कौन सी कंट्री? श्रीलंका है। श्रीलंका ने इसे टोटली बैन कर दिया है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अगले वाले में पूछा गया कि रिलायंस फाउंडेशन किस शहर में 1000 बेड वाली कोविड-19 सुविधा केंद्र को स्थापित करेगा? तो ये जो शहर है ये जामनगर है, याद रखिएगा, गुजरात का जामनगर है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राज्य कौन सा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 किस महान कवि की तपस्थली के नाम से महमूदपुर का नाम बदलकर परसौला कर दिया गया या परसौली कर दिया गया है? ठीक, परसौली या परासौली इसको कहा जाता है। तो सूरदास की तपस्थली के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, सूरदास यहाँ पे अपने साधना किए थे। साधना करने का नतीजा ये होता है कि ये जन्मांध थे, लेकिन उसके बावजूद इन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और ये श्री कृष्ण की बाल छवि के दर्शन कर पाते हैं और उसी के आधार पर काव्य रचते हैं, हालांकि लिखते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। अप्रैल 2021 में किस राज्य ने 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया था? मास्क अभियान इसको शुरू करने वाला राज्य कौन सा था? तो अप्रैल में शुरू करने वाला ओडिशा था, हालांकि बाद में अन्य राज्यों ने भी इस पे एक्शन लिया था, लेकिन ओडिशा राज्य ने इस समय किया था। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। इसमें कहा गया कि फाइनेंसिंग इन ऑन अफ्रीकन इकोनॉमिक शिखर सम्मेलन, इसका 2021 वाला जो एडिशन है वो आयोजित हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ। अब इसमें किस जगह पे इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ या कौन सा देश था ये आपको बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पेरिस है। ठीक है, पेरिस में इसका आयोजन हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यास चक्रवात, इसने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया? इस साल चक्रवातों का सिलसिला जो है ये काफी बारिश लाने वाला कारण बन जाता है मैदानी इलाकों में, और उसी का नतीजा है कि अब मौसम डिस्टर्ब इतना हो गया है कि बरसात का मौसम में बारिश नहीं हो रही। तो ये सब जलवायु परिवर्तन के ही खतरे जो कि अलग अलग रूपों में हमारे सामने आते हैं। फिलहाल ये जो यास चक्रवात अरब सागर में आया था, सबसे ज्यादा प्रभावित इसने भारत को किया। ठीक है, भारत के जो तटवर्ती इलाके थे वहां बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला और जो मैदानी इलाके थे वहां घनघोर वर्षा हुई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। क्रिस्टीन वर्माउथ ये किस देश की सेना की पहली महिला सचिव है? वर्मुथ इनका नाम नहीं है, वर्माउथ है। वैसे वर्माउथ जो है वो एक प्रकार की हल्की शराब भी होती है जो कि एकदम ट्रांसपेरेंट होती है, पानी की तरह। फिलहाल क्रिस्टीन वर्माउथ ये किस देश की सेना की पहली महिला सचिव है? तो अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर छात्रों और अभिभावकों के मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है और मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है डॉट्स फॉर लाइफ। ठीक, अब इसको लॉन्च किसने किया है ये आपको बताना है। तो ऐसे जो नवोन्मेषी काम है, मतलब इनोवेटिव काम है, वो सीबीएसई के द्वारा किए जाते हैं। तो सीबीएसई ने इसे ऐसा किया है क्योंकि कोरोना काल में अभिभावक और छात्र दोनों डिप्रेशन में चले गए थे। डिप्रेशन में जाने के कई सारे कारण थे। पहली चीज तो स्कूल से दूरी बढ़ गई थी, दूसरा ये कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा और कैसे उनकी पढ़ाई पूरी होगी, कैसे परीक्षा होगी, और अभिभावकों के सिर पे उनसे भी ज्यादा टेंशन थी कि बच्चों का विकास कैसे होगा। तो इन सब चीजों का इलाज करने के लिए ये एप्लीकेशन सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? बाढ़ आती है और उसकी पूर्व चेतावनी जारी करना ये अपने आप में बहुत टेढ़ा होता है। तो यहाँ इन राज्यों ने एक्शन लिया है। अब कौन सा राज्य है बताइए? तो असम राज्य बाढ़ से बहुत ज्यादा परेशान रहता है, हालांकि बिहार में भी समस्या है, कोसी मैया यहाँ तबाही मचा देती है, लेकिन फिलहाल असम हमारा आंसर होगा जिसने कि ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली को सक्रिय किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र सिंह जडेजा का कोविड-19 से देहांत हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था, मतलब ये किस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे? तो जडेजा से आप इसमें लगा लीजिए, ये क्रिकेट से जुड़े हुए थे। ठीक है, क्रिकेट से इनका कनेक्शन था। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया कि हाल ही में किस देश ने भारत को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? इस समय विश्व में अशांति चल रही है। दुनिया के जो देश हैं वो कई गुटों में बंट के आपस में ही लड़ रहे हैं और ये सब जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है उसी का संकेत दिखाई दे रहा है। अब ये संभव होगा या नहीं, न ही संभव हो तो बेहतर, लेकिन दुनिया अशांत हो गई है। तो यहाँ देखिए ये तनाव का नतीजा है कि फरजाद बी गैस परियोजना जो है इससे भारत को बाहर कर दिया गया। और ये ईरान देश है जो कि पहले भारत का मित्र हुआ करता था, आजकल पट नहीं रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। किस राज्य सरकार ने कामकाजी पेशेवर पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोविड योद्धा घोषित किया है? जो कामकाजी पेशेवर पत्रकार हैं उनको फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर के तौर पे डिक्लेयर करने वाला ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है, इसमें आपको चुनना है। तो ये जो राज्य सरकार है ये ओडिशा की है। ठीक है, ओडिशा राज्य सरकार ने ऐसा किया है। क्वेश्चन नंबर 24 भारतीय सेना ने अपना पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया है?
तो इसकी लोकेशन सिक्किम में है। हरित सौर ऊर्जा संयंत्र ये इंडियन आर्मी के द्वारा स्थापित किया गया है। इसके बाद किस राज्य में कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना, ठीक है, स्वस्थ आहार योजना और स्वास्थ्य आहार योजना दोनों में फर्क है। तो ये स्वास्थ्य आहार योजना है, इसको शुरू किया गया है और ये कोरोना के रोगियों के लिए मुफ्त व्यवस्था है, मतलब निःशुल्क है। तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो राज्य सरकार है उसने ये कदम उठाया है, जो कि प्रशंसनीय है। लेकिन बात यह है कि योजनाएं तो सभी प्रशंसनीय होती हैं, वो इम्प्लीमेंट कितनी हो पाती हैं ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि 100% किसी भी योजना को लागू कर पाना ये किसी के वश की बात नहीं, लेकिन फिर भी उसका मैक्सिमम प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अपने यहाँ करप्शन इतना ज़्यादा है कि कहाँ से होगा। इसके बाद देखिए, मई 2021 में एशियाई खेल 1982 के किस स्वर्ण पदक विजेता का देहांत हो गया। इस साल मतलब पिछले साल वाला जो कोरोना का पूरा पीरियड था उसमें बहुत से लोग मरे हैं। तो अच्छी अच्छी हस्तियों से लेकर आम आदमी की तो कोई गिनती ही नहीं होती है। तो मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अब इसमें आप देखें, गुलाम मोहम्मद खां जो है ये एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता थे और इनका देहावसान हो गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जरा ये बताइएगा कि ये गुलाम मोहम्मद खां ये किस खेल से जुड़े हुए थे। यहाँ आप तो देख रहे हैं कि खेल टूर्नामेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो एशियन गेम्स में जीता था, इसका मतलब है कि बड़े लेवल के प्लेयर थे। तो किस खेल से इनका संबंध था। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। तो ये राज्य सरकार है हरियाणा, ठीक है। और हरियाणा के जो एथलीट हैं या जो वहाँ के खिलाड़ी हैं उन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि वो पहले से करते आ रहे हैं और इस बार भी किया है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जून 2021 में किस राज्य में रज उत्सव मनाया गया। तो रज उत्सव मनाया गया ओडिशा में, ठीक, ये ओडिशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के साथ चिकित्सा से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, मतलब दवाई से लेकर जितने भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट या सामान होते हैं उनको ड्रोन के जरिए डिलीवर्ड करने का फैसला किया है। तो फ्लिपकार्ट की जो कुरियर सर्विस है वो काफी अच्छी है। मतलब ये दोनों कंपनियां हैं। अब इसमें आप देखिए कि कौन सी राज्य सरकार है। ये तेलंगाना की गवर्नमेंट है जो कि इसके जरिए चिकित्सा से संबंधित जितने भी उपकरण हो सकते हैं या दवाएं हो सकती हैं उनको ड्रोन की सहायता से पहुंचाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, नमस्ते योगा मोबाइल एप्लीकेशन ये किसने लॉन्च किया है। तो ये केंद्रीय आयुष मंत्रालय का काम है, उसने इस प्रकार के एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। योग के प्रति जागरूकता फैलाना और लोगों को दिशा निर्देश देना ये इसका उद्देश्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। यहां कहा गया कि कुरुवाई खेती सब्सिडी योजना, ठीक, ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो तमिलनाडु राज्य है। यहाँ साउथ के सभी राज्य दे रखे हैं ताकि आप आराम से नाम समझकर गेस न कर पाए। तो यहाँ गेस वर्क नहीं चलेगा, आपको याद करना पड़ेगा। तमिलनाडु राज्य। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, रवि बनर्जी का देहांत हो गया है। जून 2021 में ही हुआ था, अभी हाल फिलहाल में नहीं हुआ है, लेकिन हाँ करंट अफेयर का मुद्दा है। तो जून 2021 में रवि बनर्जी का देहांत हो गया। ये किस खेल से संबंधित थे। तो ये क्रिकेटर थे, ये आप पहले भी देख चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिएगा। सीएम राइज स्कूल स्कीम ये किस राज्य ने शुरू की है। तो ये मध्य प्रदेश की सरकार है। क्वेश्चन नंबर 34, आईसीसी हॉल ऑफ फेम, ठीक है। हॉल ऑफ फेम एक अवार्ड होता है या एक क्षेत्र है, जैसे आप क्लब देखते हैं ना, तो वैसा ही। तो ये आईसीसी का क्लब है। अब इसमें शामिल किए जाने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी कौन है, इसमें शामिल होना ये अपने आप में बड़ी बात है। तो 7वें नंबर के भारतीय खिलाड़ी जो है वो है वीनू मांकड़। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सीपरी की 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से परमाणु हथियार के मामले में भारत किस स्थान पे। तो इस मामले में भारत की जो पोजीशन है वो 6वीं है, 6वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। मतलब बुजुर्ग लोग जो होते हैं ना, एक उम्र से ज्यादा जब उनकी आयु बीतने लगती है और उनके हाथ पैर उतना काम नहीं देते हैं तो उनके साथ सबसे बुरा बर्ताव होता है, क्योंकि वो एक तरह से देखा जाए तो अक्षमता का समय होता है, क्योंकि शारीरिक सामर्थ्य घट चुका होता है, वो कुछ ज्यादा करने योग्य नहीं होते हैं। तो किसी न किसी मामले में वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं और जिस पर वो डिपेंड होते हैं वो या तो उपेक्षा करेगा और नहीं तो ज्यादा नालायक होगा तो बाहर भी कर देगा। जैसे आप देखते हैं कि ओल्ड एज होम जो है वो खुले हुए हैं, तो वहां पर कौन से बुजुर्ग रहते हैं जिनके घर परिवार वालों ने, उनके जो बच्चे हैं उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। तो उनके लिए ये जागरूकता दिवस जो है ये मनाया जाता है और इसकी जो तारीख है वो 15 जून है। इसके बाद 37 को देखिएगा। लापता लोगों की पहचान के लिए, लापता मतलब जिनका कि कोई पता नहीं है, खो गए हैं, तो ऐसे लोगों की पहचान के लिए किसने आई फैमिलिया नाम का एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। तो ये ऑनलाइन पोर्टल टाइप का है और इंटरपोल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इंटरपोल। इसके बाद अगले वाले को देखिए 38, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह। सुनने में अनोखा लगता है लेकिन हाँ ये अभी करंट अफेयर में चर्चा में था। तो इसको बनाने वाला यहाँ पे देश पूछा जा रहा है, लेकिन बनाने वाले देश का नाम नहीं पूछा गया है, बल्कि ये पूछा गया है कि इसमें किस देश में इसका प्रक्षेपण हुआ है। तो न्यूजीलैंड इसकी लोकेशन है।
प्रक्षेपण कहाँ से हुआ है? न्यूजीलैंड से हुआ है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। आज़ादी के पहले अमृत महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया? तो 12 मार्च 2021 को इसे लॉन्च किया गया। इसके बाद अगले वाले को देखें, आज़ादी के अमृत महोत्सव के आयोजन को किसकी अध्यक्षता में एक व्यापक समिति का गठन करने के लिए स्वीकृत किया गया? मतलब सरकार के द्वारा एक व्यापक समिति का गठन किया गया है और उसके अध्यक्ष कौन है असल में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे जो काम होते हैं उसमें प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होता है, तो नरेंद्र मोदी जी इसके पदेन अध्यक्ष हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को देख लीजिएगा। यहाँ पे 40 को हमने देखा, तो उसके बाद 41 है। 23 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस पड़ोसी देश के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर हुए मतदान में भारत शामिल नहीं हुआ? भारत अनुपस्थित रहा। तो ये श्रीलंका है, ठीक है। श्रीलंका के खिलाफ वहां प्रस्ताव आया था, तो उस समय भारत वहां नहीं था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, कोविड महामारी के दौरान लंबे अंतराल के बाद 1 वर्ष पश्चात मार्च 2021 में पीएम मोदी जी के द्वारा पहली विदेश यात्रा किस देश में थी? तो बांग्लादेश में थी। मोदी जी ने काफी सारी विदेश यात्राएं अपने पिछले कार्यकाल में भी की है, लेकिन अभी इस बार कोविड-19 की वजह से 2 साल एकदम से बाध्य हो गया, मतलब जा नहीं सकते। अब ये पहली वाली कोविड के दौर के बाद वाली यात्रा है, तो बांग्लादेश में की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, डोपिंग के मामले में टोक्यो ओलंपिक की भारोत्तोलन प्रक्रिया जो प्रतियोगिता है उसमें प्रतिबंधित होने वाला चौथा देश कौन बन गया? डोपिंग जो होती है उसमें बहुत बार तो एथलीट जानबूझ के अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए इस प्रकार की जो एस्टेरॉयड या दवाएं हैं उनका सेवन करते हैं, और कई बार वो अनजाने में इस प्रकार के सप्लीमेंट ले लेते हैं जो कि उन्हें पता नहीं होता है कि ये डोपिंग के दायरे में आ जाएंगे, और उनका डोप टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है। तो हर बार एथलीट या खिलाड़ी दोषी हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन कई बार दोषी भी होते हैं। तो अब यहाँ देखिएगा, रोमानिया इस मामले में बैन होने वाला चौथा देश बन गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, बीसीसीआई ने जून 2021 में किस क्रिकेटर पर लगी हुई आजीवन जो बाध्यता है या प्रतिबंध है उसको हटा दिया है? तो ये क्रिकेटर है अंकित चौहान, ठीक है। अंकित चौहान की जो बाध्यता है उसको हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिएगा, विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 ये किसे दिया गया है? तो ये शैलेश गोविंद गणपुले को दिया गया है, ठीक है। नाम यहाँ आप याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, बुद्धदेव दास गुप्ता का जून में देहांत हो गया, जून 2021 में। ये कहाँ से संबंधित थे? मतलब इनका प्रोफेशन भी आपको बताना है और लोकेशन भी बतानी है। तो ये बंगाली थे और फिल्म निर्देशक थे, फिल्म के डायरेक्टर थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना ये किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो ये कर्नाटक की है, कर्नाटक की व्यक्तिगत परियोजना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, किस देश ने गहरे समुद्री मिशन यानी डीप ओशियन मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये देश भारत है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, सिपरी की 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, हालांकि ऐसा पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी 156। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 150, इसमें कहा गया कि किस संस्थान में सांस लेने में मदद करने वाले जीवन वायु नाम के उपकरण को विकसित किया गया है? तो कोरोना काल में सांस का बहुत महत्व है और आईआईटी रोपड़ के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 को देखिएगा, यहाँ पे ये 50 था और ये 51 है, मतलब ये क्रम से चल रहा है। तो हाल ही में 15 मीटर लंबा कॉफी का पेड़ पायरोस्ट्रिया लॉलजी और ये 15 मीटर लंबा कॉफी का प्लांट है। सबसे बड़ी विशेषता तो यही है। ये कहाँ पर खोजा गया है आपको ये बताना है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि विषुवत रेखा के ज्यादा नजदीक है, वहां इतनी डाइवर्सिटी वाली वनस्पतियां पाई जाती है। विषुवत रेखीय जलवायु जहां भी रहेगी वहां वनस्पतिक विविधता और विचित्रता ज्यादा होगी, तो ऐसा विचित्र पौधा यहाँ पे पाया जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मिल्खा सिंह का देहावसान हो गया जून 2021 में, और ये किस खेल से संबंधित थे ये आपको बताना है। तो इनका संबंध किससे था? तो अब समस्या ये है कि अगर आप सिर्फ मिल्खा सिंह देखेंगे तब तो वो धावक थे, भाग मिल्खा भाग, अब इससे ज्यादा क्या बताया जाए। तो यहाँ वो वॉलीबॉल कैसे खेल सकते हैं? इस नाम को जरा ध्यान से देखिए, इसमें मिल्खा सिंह के साथ क्या जुड़ा है? निर्मल, ये उनकी पत्नी का नाम है, जिनका कि कोरोना की वजह से देहावसान हो गया। दोनों जने शिकार हो गए कोरोना के, तो इनका जून में देहावसान हुआ है। और इनका खेल, जिस खेल से संबंध था वो था वॉलीबॉल, ये भी प्लेयर थी, ठीक है। तो वॉलीबॉल से इनका संबंध। मिल्खा सिंह तो धावक थे, ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें कहा गया कि 19 जून 2021 को निम्नलिखित में से कौन सा जो केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब ये यूटी की बात हो रही है, ये ओडीएफ घोषित हुआ है, यानी खुले में शौच मुक्त इसे घोषित किया गया है। तो ये लद्दाख है, ठीक, लद्दाख। वैसे भी वहां आबादी ही इतनी कम है। क्वेश्चन नंबर 54 को देखिएगा, इसमें कहा गया कि मई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में भारत का पहला महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो ये जो महावाणिज्य दूतावास है ये मालदीव में खोलने की मंजूरी मिली है। यहाँ आप स्पष्ट तौर पे देख रहे हैं, इसका बी वाला सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 को देखिएगा,
किस राज्य ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना को शुरू किया है? तो ये जो शिशु सेवा योजना है, इसको शुरू करने वाला राज्य असम है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोविड-19 के कारण जिन बच्चों के परिवार वाले पूरे साफ हो गए, मतलब ऐसा हुआ था, बहुत ही भीषण त्रासदी थी कि पूरे परिवार के लोग मर जाते थे, मात्र कुछ सदस्य बच जाते थे। तो बच्चे हैं तो वो कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए ये योजना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, किस खेल के पूर्व खिलाड़ी वी चंद्रशेखर का मई 2021 में कोरोना से देहावसान हो गया? तो टेबल टेनिस से ये संबंधित थे। इसके बाद आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 57 में आपसे कहा गया कि होमेन बरगोहाई, ये थोड़ा सा अजीब नाम है, तो होमेन बरगोहाई ये पत्रकार भी थे प्लस साहित्यकार भी थे। तो इनका देहावसान हो गया है। इनका संबंध किस भाषा से था? तो ये असमिया भाषा के थे। ठीक है, असमिया भाषा के ये साहित्यकार थे। क्वेश्चन नंबर 58, यहां कहा गया कि यूरेथ्रम, माफ कीजिएगा, एथेरियम, यहाँ जो प्रोनाउंसिएशन है वो एथेरियम है। और ये है क्या चीज? तो ये एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी बहुत विश्वसनीय नहीं होती है, लेकिन आजकल इसका ट्रेंड निकल पड़ा है, तो बहुत सारी हैं, उसी में से ये एक है। तो जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये किस देश की या किस देश से संबंधित क्रिप्टो करेंसी है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, मई 2021 में किस राज्य में कोविड-19 प्रबंधन के लिए एकीकृत कमांड सेंटर को शुरू किया गया था? तमिलनाडु राज्य था, ये आपने कई बार देखा होगा। 60वें नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया कि मई 2021 में बोइंग कंपनी जो थी उसने किस देश में $10 मिलियन की आपातकालीन सहायता की घोषणा की थी? तो ये देश भारत था, जहां पे ये इस प्रकार की घोषणा करती है। क्वेश्चन नंबर 61, मई 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये कांगो रिपब्लिक है। कांगो रिपब्लिक ने इसे घोषित कर दिया है, प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 62, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021, इसमें टॉप पोजीशन किसकी है? तो टॉप पोजीशन पे स्वीडन है। ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती हैं ये काफी ज्यादा इंडेक्स के मामले में अव्वल हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, द लिविंग माउंटेन यानी जीता जागता पर्वत, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष के द्वारा इसे लिखा गया है, रस्किन बॉन्ड ने नहीं लिखा है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। बार्सिलोना ओपन टेनिस, ये 2021 का खिताब, मतलब इस बार का जो टूर्नामेंट था उसको जीता किसने? तो राफेल नडाल के द्वारा इसको जीता गया है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, यहां पूछा गया कि भारत ने सऊदी अरब से कितने प्रतिशत कम तेल आयात करने का फैसला किया है? तो कम तेल आयात करने की बात की जा रही है, 36%। ठीक है। 66वें प्रश्न में कहा गया कि बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने किस देश में अपना वाणिज्यिक परिवहन शुरू किया है? तो ये जो देश है ना, ये यहाँ पे आप देखिए संयुक्त अरब अमीरात है, यानी UAE की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 61 को यहाँ माफ कीजिएगा, 66 को हमने देखा, तो 67 को देखते हैं। किस राज्य में स्थित तलचर जो थर्मल पावर प्लांट है उसको बंद कर दिया गया है? तो ये ओडिशा राज्य में है। इसकी लोकेशन कहाँ पे? ओडिशा राज्य। क्वेश्चन नंबर 68, देश का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल ये किस शहर में स्थापित किया गया? बेंगलुरु में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69, मार्च 2021 में मनरेगा योजना के तहत रोजगार प्रदान करने के मामले में टॉप पोजीशन पे कौन सा स्टेट था इंडिया का? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य था। मनरेगा योजना के तहत रोजगार देना मार्च 2021 में, इस मामले में इसने काफी बेहतर प्रदर्शन किया था। 70वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि रूस ने किस देश के साथ चंद्र अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो चीन के साथ रूस का समझौता हुआ है। ठीक है, चीन के साथ रूस का समझौता हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है? तो ये रूस है। आजकल रूस जो है इस प्रकार के इनोवेटिव काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 72, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ये 2020 का एडिशन है। तो विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों में भारत की पोजीशन कौन सी है? बहुत बुरी स्थिति, तीसरा स्थान, मतलब ये अपने आप में बहुत घटिया कंडीशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, विश्व गौरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है, तो इसकी तारीख है 20 मार्च। गौरैया तेजी से विलुप्त हो रही है। 74, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस की तारीख क्या है? ये 22 मार्च है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसकी तारीख आप देख लीजिए, 21 मार्च है। नेक्स्ट, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पर ये नहीं पूछा जा रहा है कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। इस बार का जो मनाया गया, ध्यान से इस प्रश्न को देखिए, ये 2021 में मनाया गया, तो मेजबान देश कौन सा था? मतलब इसकी मेजबानी किसने की थी? मेजबान था फ्रांस। यहाँ पे जो होस्ट कंट्री है वो फ्रांस थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किसने स्फूर्ति प्रिया को अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो स्फूर्ति प्रिया जो है इनको नियुक्त करने वाला, मतलब शिकायत अधिकारी के तौर पे नियुक्त करने वाला फेसबुक है। अगले वाले को देखते हैं। किस राज्य ने रायथू बंधु परियोजना को शुरू किया है? ये तेलंगाना राज्य है। इसके बाद देखिए, द स्वीटनेस ऑफ वाटर, ये एक बुक का नाम है, इसके ऑथर का नाम बताइए।
तो ये नॉर्थन हैरिस हैं। नॉर्थन हैरिस के द्वारा ये जो द स्वीटनेस ऑफ वाटर है यानी पानी की मिठास, वो लिखी गई। चंद्रशेखर बोस, ये किस बैंक के एमडी और सीईओ फिर से बने हैं? ठीक, तो बोस के नाम पे सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही याद आते हैं, लेकिन ये चंद्रशेखर बोस हैं। तो बंधन बैंक के ये यहाँ पे नए एमडी और सीईओ डिक्लेयर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 81 को देखिएगा। किस राज्य की निशानेबाज रुबीना फ्रांसिस, इन्होंने पेरू इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ताइक्वांडो एथलीट कौन बने हैं? तो एथलेटिक्स के क्षेत्र में हमने काफी कम मेडल जीते हैं, तो नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल जीतना ही अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो अरुणा तोमर जी जो थी इस प्रकार की एथलीट बनती, ठीक है, भारतीय ताइक्वांडो के एथलीट के तौर पे ये पहला क्वालिफाई करने वाली एथलीट बनती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, जर्मनी ने किस देश के साथ हाइड्रोजन उत्पादन और व्यापार पर द्विपक्षीय गठबंधन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो देश है, यहां ध्यान से देखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया है। जर्मनी के साथ हस्ताक्षर, या जर्मनी ने इसके साथ हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 84 को देखिएगा। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसने गेम स्टूडियो बिग बॉक्स VR को खरीद लिया है? तो इसे खरीदने वाली संस्था है फेसबुक। क्वेश्चन नंबर 85, फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस टूर्नामेंट 2021, इसके विजेता कौन है? मतलब इसकी विजेता कौन है? महिला जीतेगी ना, तो बारबोसा क्रेजिकोवा है। बारबोसा क्रेजिकोवा के द्वारा इसे जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 86, 12 मार्च 2021 को कितने सप्ताह तक आजादी का अमृत महोत्सव शुभारंभ, मतलब कितने सप्ताह का इसका पूरा टाइम पीरियड है वो आपको बताना है। शुभारंभ तो एक तारीख पर ही होता है। तो यहां आप देखिए ये 75 सप्ताह तक मनाया जाएगा। 75वीं वर्षगांठ है तो 75 सप्ताह तक मनाया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87, ये कहा गया, यहां देख लीजिए, सिमोर्ग के नाम से किसने, मतलब किस देश ने अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? तो सुपर कंप्यूटर बनाने की भी आजकल होड़ है, जैसे कि एटॉमिक वेपन या न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, वैसे ही इनका भी यूज किया जा सकता है। हालांकि ये मतलब बम नहीं है, लेकिन बम से ज्यादा शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर होते हैं। तो ये देश अपनी अपनी महत्वाकांक्षा लेकर आते हैं। ईरान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88, टेम्पल्टन अवार्ड या टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 ये किसको प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है जैन गुडॉल को, ठीक है। इसको प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं वो जैन गुडॉल हैं। जरा ये बताइएगा कि टेम्पल्टन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस चीज के लिए दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 89 में कहा गया कि नासा ने पृथ्वी प्रणाली वेधशाला को विकसित करने के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ साझेदारी की है? तो ये भारत है। नासा ने यहाँ पे साझेदारी हमारे साथ की है। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे चूंकि इंटरनेशनल और जो नेशनल डेज है उनमें तारीखों का फर्क हो सकता है, तो उस अंतर को जानते रहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के हिसाब से 2009-2010 का जो सत्र था, वहां से लेकर 2020-21 मतलब 10 साल का जो पूरा एक दशक है, उसके बीच में पूरे देश में ट्रेन की चपेट में आने वाले कितने हाथियों की मौत हो गई? हाथियों की स्थिति अपने देश में बहुत खराब है। ये सुनने में अच्छा भले न लगे, लेकिन जो एशियन एलिफेंट अपने यहाँ पाए जाते हैं उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है और उन्हें तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है, और जो संरक्षण के प्रयास हैं वो धीमे हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए 186 मतलब 186 हाथी मारे गए। इनकी संख्या मनुष्यों की आबादी की तरह लाखों और करोड़ों में नहीं है, ये बहुत सीमित संख्या में है, और उसमें से 186 का 10 साल के अंदर ही मारा जाना ये अपने आप में बहुत दुखदायी। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, IOC, और ये सिर्फ जो रोड एक्सीडेंट है या ट्रेन एक्सीडेंट है उसकी चपेट में आए हुए हाथी। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने उनके चलने वाले रास्ते पर, जहां से वो गुजरते थे और अपनी अटखेलियां करते थे, वहां पे हमने रोड और अपना रेलवे ट्रैक बिछा के रखा हुआ है। ठीक, इस वजह से ऐसा होता है। कभी कभी बाढ़ से बचने के लिए भी हाथी अपने जो रहने का स्थान है वहां से पलायन करते हैं, तो ऊंचे इलाकों में आ जाते हैं, जैसे रेलवे की पटरी है और ट्रेन आती है, मारे जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए IOC ने बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट राजदूत किसे अपॉइंट किया है? तो PV सिंधु है, बैडमिंटन चैंपियन। और 93 को देखते हैं, किस राज्य सरकार ने अस्पतालों को ऑक्सीजन देने के लिए संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक को लॉन्च किया है? तो ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का आजकल चलन अस्पतालों में चला है, कोरोना के चलते ये सब हो रहा है। तो यहाँ देखिए आप, झारखंड हो जाएगा, झारखंड के द्वारा किया गया है। अमराबाद टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है? अभी चर्चा में था, तो बताइए यहाँ पे राज्यवार लोकेशन। तेलंगाना में है अमराबाद। इसके बाद 95 को देखते हैं। शूटर दादी के नाम से विख्यात शूटर चंद्रो तोमर, इनका भी हाल फिलहाल में देहावसान हो गया। तो ये किस राज्य से जुड़ी हुई थी? उत्तर प्रदेश से इनका संबंध था। ठीक है, इनका नाम क्या था? चंद्रो तोमर। क्वेश्चन नंबर 96, भारत और किस देश ने, मतलब भारत के साथ एक और अन्य देश है जिसने जल क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी करने की घोषणा की है? तो ये देश है नीदरलैंड की गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 97,
संयुक्त अरब अमीरात ने किस वर्ष चंद्रमा पर राशिद रोवर मतलब राशिद नाम का जो रोवर है, रोवर का नाम क्या है, राशिद, तो इसको भेजने की घोषणा की? 2022, मतलब यूएई जो है ये अपना रोवर भेजेगा चंद्रमा पे और 2022 तक ये अभियान चलेगा, मतलब उस समय तक लॉन्च होगा। इसके बाद 98 को देखते हैं। किस झील में शिकार रैली का आयोजन किया गया? तो ये डल झील है। शिकार रैली का मतलब ये नहीं कि वहां पे हम हंटिंग करने के लिए जा रहे हैं। वहां जो नाव चलती है ना उसको शिकारा कहा जाता है, और वो जो हाउस बोट टाइप की बोट होती है जिसे शिकारा बोला जा रहा है, उसी की ये रैली थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के लिए कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये न्यूजीलैंड है। इसने ये कदम उठाया है जो कि काबिले तारीफ। किस राज्य में स्थित टिहरी झील के किनारे एक वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ है? तो ये उत्तराखंड है। ठीक है, टिहरी झील से आप वैसे भी गेस कर सकते थे। इसके बाद 101 को देखिए। अप्रैल 2021 में इजराइल ने किस देश के साथ सबसे बड़े रक्षा खरीदार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इजराइल का समझौता हुआ था ग्रीस के साथ। इसके बाद 102 को देखिए। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये कपिल देव है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 103। हरियाणा के बाद अब किस राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों को जो निजी कंपनियां हैं वहां पे 75% आरक्षण देने की घोषणा की है? मतलब उस राज्य की जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं वो यहाँ 75% स्थान आरक्षित करके रखेंगी और उन 75% सीटों पर सिर्फ नौकरी उन्हीं को मिलेगी जो उस राज्य के मूल बाशिंदे, बाहर वालों को नहीं मिलेगी। बाकी जो शेष 25% है उसमें बाहर वाले अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि आजकल प्रवासन की घटना बढ़ रही है, मतलब अन्य राज्यों से लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में भाग रहे हैं जहां कमाई अच्छी है, तो ऐसे में वो वहां के लोगों का हक छीन ले रहे हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो ये हरियाणा इस मामले में पहला राज्य था और दूसरे नंबर पर झारखंड ने ये पहल की। इसके बाद आगे चलते हैं। तो वो दिन दूर नहीं है कि फिर गुजरात और महाराष्ट्र भी ऐसा करेंगे। हरियाणा एक औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर डेवलप हुआ है, तो वहां पर ये चीजें बहुत तेजी से देखी गई, इसलिए वहां कदम उठाना पड़ा। 104 को देखते हैं। वैश्विक पुनरावर्तन दिवस, ये आप देख रहे हैं, वैश्विक पुनरावर्तन दिवस, ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो 18 मार्च की तारीख है, यहां इसे याद रखिएगा। इसके बाद 105, विश्व खुशहाली सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 आ चुका है और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग बहुत खराब है, 139। हम खुश नहीं हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या विश्व वानिकी दिवस आप कह लीजिए, ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 107, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जल शक्ति अभियान को शुरू किया गया कब? तो उसकी तारीख थी 22 मार्च 2021। ठीक है, नया लेटेस्ट अभियान है तो याद रखना चाहिए। मोहनजोदड़ो से पुजारी का सिर प्राप्त हुआ, निम्नलिखित में से किस प्रजाति से उसका संबंध है? मतलब वो किस प्रजाति की मानव प्रजाति से बिलोंग करता है। अब ये नहीं कि वो किसी दूसरे पशु का सिर हो सकता है, ऐसा नहीं, वो ह्यूमन हेड ही है। लेकिन यहाँ जो स्कल मिला है उसकी अगर बात की जाए तो किस प्रजाति से संबंध है? मंगोलायड। ठीक, मंगोलायड। इसके बाद 109, भारत में चांदी की उपलब्धता के सबसे पुराने साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। अगले वाले को देखते हैं 110, कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पुरातत्व की जो खुदाई हुई थी वहीं से हम इस सभ्यता के बारे में जान पाए, नहीं तो इसका उल्लेख किसी भी धर्म ग्रंथ या किसी भी वैदिक ग्रंथ या कहीं भी नहीं था, कहीं भी स्क्रिप्ट के रूप में इससे पहले इसका दर्शन नहीं होता था। वो तो जब अंग्रेजों के समय में खुदाई होने लगती है, रेलवे की पटरी बिछाने का और अन्य जो निर्माण कार्य हैं वो शुरू होते हैं, तो मजदूर वहाँ जो हड़प्पा वाला स्थान था वहाँ एक जगह खुदाई शुरू करते हैं और वहाँ से पुरानी ईंटें निकलनी शुरू होती हैं। जब गहरा खोदते हैं तो वहाँ से पुरानी पुरानी ईंटें निकलने लगती हैं, तो मजदूर खुश होते हैं कि भाई हमें कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल चाहिए था, वो तो यही मिल रहा है, और वो इन ईंटों को काम लेना शुरू कर देते हैं, मतलब अपने काम में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे करते करते उन्होंने एक बड़ा क्षेत्र तो ईंटें उखाड़ डाली वहां से। बाद में जब जो पुरातत्व विभाग के लोग थे या अंग्रेज अफसर थे उन्हें जानकारी होती है तो उन्हें ये अंदेशा होता है कि भाई वहां कोई सभ्यता दफन हो सकती है, तो रिसर्च होता है तो पूरा एक नगर निकल आता है, पूरी एक सभ्यता निकल आती है। तो ऐसे हमें पुरातत्व की जो खुदाई है वहां से जानकारी प्राप्त हुई। तो यहाँ तक हमने इस क्विज को कंप्लीट किया है और ऐसी कई सारी आपको एग्जाम तक मिलती रहेंगी। परीक्षा चाहे जब हो, परीक्षाएं मतलब तिथियां टलती रहती हैं तो उससे आप थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। ढीला पड़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर तयशुदा तारीख पर होती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर टलती है तो और अच्छी बात है, आपको रिवीजन का समय मिलेगा, लेकिन हमेशा अलर्ट रहिए। और तब तक के लिए नमस्कार।